हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी एस्पिरेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर नंबर 13, द स्ट्रगल फॉर स्वराज 1990 टू 27। जो स्वराज और सेल्फ गवर्नमेंट के लिए जो भी स्ट्रगल हुआ 1919 से लेकर 1927 तक, उस बीच जो जो घटनाएं हुई, जो जो सीन क्रिएट हुए थे, उन चीज़ों के बारे में, उन सब के बारे में, उन मोमेंट्स के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। अभी से पहले 12 चैप्टर हम कवर कर चुके हैं। अगर किसी ने ना देखा हो तो प्लेलिस्ट मिल जाएगी चैनल पे जाके, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द थर्ड एंड लास्ट फेज ऑफ नेशनल मूवमेंट बिगेन इन 1919। 1919 के अंदर जो लास्ट फेज था नेशनल मूवमेंट का, वो स्टार्ट हो गया था। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे जितना भी लोगों के अंदर एजुकेशन भी ज़्यादा हो चुकी थी और देश प्रेम की भावना, मतलब उनको पता था कि यूनिटी में ही फ़ायदा है और अगर हम एकजुट होकर लड़ेंगे तो ज़रूर से हमको फ्रीडम मिल जाएगी। और उस टाइम की जो इंटरनेशनल सिचुएशन थी, कई जगह वॉर्स चल रही थी, वर्ल्ड वॉर 1 भी उस टाइम पे ख़त्म हुई ही थी जस्ट, जिसकी वजह से काफ़ी कुछ चीज़ें बदल चुकी थी। द इंटरनेशनल सिचुएशन वॉज ऑल्सो फेवर टू रिवाइवल नेशनलिज्म। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर गेव अ ट्रिमेंडस एनकरेजमेंट टू द नेशनलिज्म ऑल ओवर एशिया एंड अफ्रीका। जो एशिया और अफ्रीका जैसे जो छोटे छोटे देश थे ना, उनमें भी काफ़ी उत्साह भर गया था, क्योंकि जो वर्ल्ड वॉर के जो नतीजे हैं वहाँ पे कुछ छोटे छोटे देश भी बड़ों से टक्कर ले रहे थे, है ना, और साबित कर रहे थे कि भाई हाँ, हम भी लड़ सकते हैं और हम जीत भी सकते हैं। इन ऑर्डर टू विन पॉपुलर सपोर्ट फॉर देयर वॉर एफर्ट्स, द एलाइड नेशन, अब कौन कौन लड़ रहे थे एक साइड होके, ब्रिटेन, यूएस, फ्रांस, इटली एंड जापान, जिन्होंने क्या प्रॉमिस किया था कि भाई हम एक नई डेमोक्रेसी लेके आएंगे, सेल्फ गवर्नमेंट लेके आएंगे हमारे पीपल के लिए और पूरे वर्ल्ड के लोगों के लिए। हम अब जो ये पहले जैसे लोग राज करते आ रहे हैं ना, उनकी तरह नहीं रखेंगे, जीत के बाद सब आज़ाद हैं। बट आफ्टर देयर विक्ट्री दे शोड लिटिल विलिंगनेस टू एंड द कॉलोनियल सिस्टम। लेकिन जीत के बाद में उनके जो वादे थे ना, जितने भी बातें थी वो धरे के धरे रह गए। जो जितने भी प्रोमिस उन्होंने किए थे वो सारे ऐसे के ऐसे रह गए और लोगों को क्या महसूस हुआ कि उनके साथ कुछ धोखा हुआ है। द एक्स कॉलोनीज ऑफ डिफीटेड पावर, जो भी हारी हुई कॉलोनीज थी, जो भी देश थे, जैसे हो गया जर्मनी, टर्की, अफ्रीका, वेस्ट एशिया, ईस्ट एशिया, ये डिवाइड हो गए थे। जो जो इनके ऊपर जिन देशों ने जीता था उन्होंने इन पे राज करना स्टार्ट कर दिया और इस वजह से फिर से एक मिलिटेंट नेशनलिज्म की शुरुआत हो गई। वहाँ पे फिर से लोग अपनी आज़ादी के लिए अटैक करने लगे, है ना। मतलब एक तो इंडिया के अंदर जैसे कि सत्याग्रह के थ्रू या फिर पिटिशंस के थ्रू लोग फ्रीडम का वेट कर रहे थे कि भाई हाँ, हमको सेल्फ गवर्नमेंट मिल जाएगी, और एक है कि आप लड़ाई करके मिलिटेंसी के थ्रू ये ऐसा करना चाह रहे, तो वो वहाँ पे स्टार्ट हो गया था। जहाँ तक कि इंडिया में भी स्टार्ट हुआ था मिलिटेंट नेशनलिज्म, लास्ट चैप्टर के अंदर हमने पूरा कवर भी किया उसको। तो अगर किसी को नहीं पता हो तो प्लीज़ एक बार जाके लास्ट चैप्टर कवर करो। In India, while the British government made a half-hearted attempt at constitutional reform, it also made it clear that it had no intention of parting with पॉलिटिकल पावर और इवन शेयरिंग इट विद इंडियंस। यहाँ पे क्या है ना कि इंडियंस ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर क्या है, थोड़ा थोड़ा प्रेशर बढ़ने लग गया था, क्योंकि लोगों का और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसका भी प्रेशर ज़्यादा बढ़ने लग गया था कि हमको सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए। लेकिन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने साफ साफ मना कर दिया था कि हम ऐसा कुछ करने नहीं वाले, हम कोई भी पावर शेयर नहीं करेंगे इंडियंस के साथ में। लेकिन हाँ, हम थोड़े बहुत ज़रूर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म कर सकते हैं, थोड़े बहुत बदलाव कर सकते हैं, जिसकी वजह से देश की थोड़ी सी हालत अच्छी हो। ये इनका कहना था, मतलब कहते तो ये बहुत कुछ थे बट करते कुछ भी नहीं थे। अ मेजर एनकरेजमेंट टू द नेशनल मूवमेंट इन द कॉलोनीज वॉज गिवन बाय द इम्पैक्ट ऑफ रशियन रिवोल्यूशन। अब क्या था ना, नेशनलिज्म की जो भावना थी, ठीक है, राष्ट्रवाद के जो मूवमेंट्स चल रहे थे उस टाइम पे, उसके अंदर लोगों के अंदर उत्साह भर गया। क्यों, किस वजह से? क्योंकि रशियन रिवोल्यूशन की वजह से। रशिया, देखो रशिया कैद में रहा है, लेकिन इसने जो अपने देश की जो हालत थी ना 1917 के बाद, वो काफ़ी सुधार दी थी। यहाँ पे मॉडर्न इंडस्ट्री लगी, ठीक है, यहाँ पे एजुकेशन भी फैली, बहुत बहुत से चीज़ें हुई थी यहाँ पे। ऑन 7 नवंबर 1917, 1917 7 नवंबर को जो बोल्शविक जो कम्युनिस्ट पार्टी से थे, ठीक है, उन्होंने किसको ओवरथ्रो कर दिया था? सिजारिस्ट रेजिम को, ठीक है, ये यहाँ पे राज करते आए थे रसिया पे, और क्या डिक्लेयर कर दिया था? फर्स्ट सोशलिस्ट स्टेट।
द सोवियत यूनियन। तो उस टाइम पे सोवियत यूनियन के का गठन हुआ था, ये बन के निकला था पूरा वर्ल्ड की हिस्ट्री में। अब ये एक आज़ाद देश की तरह था। इफ़ द यहाँ पे क्या कहा गया है ना, इफ़ द अनआर्म्ड पीजेंट एंड वर्कर कुड कैरी आउट अ रिवोल्यूशन अगेंस्ट देयर डोमेस्टिक टायरेंट्स, then the people of the subject nation too could fight for their independence, provided they were equally well united, organized, determined to fight for the freedom। अब यहाँ पे क्या कहा गया ना, जो मजदूर थे, जो वर्कर थे, जिनके पास कोई हथियार नहीं थे, अगर वो रिवॉल्यूशन करके जो रशिया के अंदर हुआ था, जो उन पे राज कर रहे थे लोग, उनसे जीत सकते हैं, तो एक हमारे जैसे लोग जो कि इकट्ठा हो गए ऑर्गेनाइज तरीके से अगर लड़ना चाहें तो अपनी फ्रीडम को पा सकते हैं। The government, aware of rising the tide of nationalist and anti-government sentiments, were again decided to follow the policy of carrot and stick, in other words of concession and repression। अब क्या था ना, गवर्नमेंट को पता था कि नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद की भावना लोगों के अंदर में फैल रही है और वो एंटी गवर्नमेंट होते जा रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट के खिलाफ होते जा रहे हैं। तो उन्होंने फिर से वही काम स्टार्ट कर दिया कि इनको बढ़ाते हैं और फिर से दबाते हैं। वही डिवाइड एंड रूल वाले सीन इन्होंने किया। और इन्होंने क्या रिफॉर्म लेके आए ना कि हम नई रिफॉर्म लेके आएंगे आप लोगों के लिए, वो थी मॉन्टेक कैल्मसफोर्ड रिफॉर्म। ठीक है, कि भाई हम धीरे धीरे आपको सेल्फ गवर्नमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं। और ये सब है ना, ये सब दोगलेबाजी थी इनकी, ये कुछ करने वाले थे नहीं। ये डॉक्यूमेंट पे कुछ होता था, करते कुछ थे, लेकिन रियल पावर फिर भी ये अपने पास ही रखते थे। घुमा फिरा के सब कुछ बता देंगे, लेकिन जो असलियत थी वो कभी नहीं बताते थे। इन 1918 में एडविन मॉन्टेक, जो उस टाइम के सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे, ठीक है, और लॉर्ड कैल्मसफोर्ड जो कि वॉइस रहे थे, इन्होंने एक स्कीम लेके आए, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म लेके आए कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम सुधार करेंगे। और वो किसके थ्रू करेंगे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इसके अंदर इन्होंने क्या किया ना, द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, प्रोविंसेस के अंदर जो कानून बनाती थी, उसको बड़ा कर दिया। और उसके जो मेजॉरिटी ऑफ मेंबर थे, अब वो क्या चुने जाएंगे इलेक्शन के थ्रू। द प्रोविंशियल गवर्नमेंट वर गिवन मोर पावर अंडर द सिस्टम ऑफ डायरची। अब इन्होंने यहाँ पे एक नया सिस्टम लेके आए डायरची का, मतलब ड्यूअल गवर्नमेंट। ठीक है, अभी इसमें क्या सिस्टम था ना, मतलब कि यहाँ पे सब्जेक्ट्स को बांट दिया गया था। लाइक जैसे कि हो गया फाइनेंस, हो गया लॉ एंड ऑर्डर, हो गया ये फाइनेंस और लॉ एंड ऑर्डर, ये कौन से सब्जेक्ट रखे गए? ये रिजर्व सब्जेक्ट रखे गए। ठीक है, इन पे किसका कंट्रोल रहेगा? डायरेक्ट इन पे डायरेक्ट रहेगा गवर्नर का। इनके बारे में अब जो भी फैसले होंगे, फाइनेंस हो गया, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, इन पे सारे फैसले कौन लेगा? गवर्नर। और यही असली चीज़ थी। देखो, अब कांग्रेस को क्या चाहिए था? फाइनेंस चाहिए था देश को सुधारने के लिए। और जो पुलिस लोगों के ऊपर डंडे बरसाती थी बिना काम के, किसी को भी अरेस्ट कर लेती थी, उसको भी ये चाहते थे कि हमारे अंडर में आई। ये दोनों चीज़ें सबसे ज़रूरी थी उस टाइम पे। और इन्हीं को गवर्नर ने अपने पास रख लिया कि मैं नहीं दूंगा, जो करना है कर लो। और क्या दिया? एजुकेशन दी, जो कि इन्होंने, देखो पहले भी लोग एजुकेटेड, मतलब एजुकेशन की तरफ बढ़ते रहे हैं, भले ही अपने तरीके से बढ़ते रहे हों। और पब्लिक हेल्थ, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है, छोटे स्तर पर जैसे कि गांव और म्यूनसिपैलिटीज़ की जो गवर्नमेंट होती थी, चलो वो इनको दे दी। और कुछ थे ट्रांसफ़र सब्जेक्ट। अब ट्रांसफ़र सब्जेक्ट किसके द्वारा कंट्रोल किए जाएंगे? ये करे जाएंगे मिनिस्टर्स के द्वारा, जो कानून बनाते हैं। इनको ट्रांसफ़र सब्जेक्ट कहा गया था, जो एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, ठीक है, और जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हो गई, इनको। और उसके बाद क्या था ना, जो बाकी के जो भी सब्जेक्ट रहते थे, जो भी इशू रहते थे, उसको गवर्नर ने अपने पास रख लिया। और सबसे बड़ी बात, गवर्नर के पास है ना एक पावर थी कि भाई उसके थ्रू है ना ये मिनिस्टर्स के किसी भी बात को क्या कर सकते थे? ओवर रूल कर सकते थे, नकार सकते थे कि भाई अगर मेरे को पसंद नहीं है तो मैं नहीं होने दूंगा। तो कहने के बाद भी फिर भी ये जो पब्लिक हेल्थ, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होगी, एजुकेशन होगी, यहाँ पे भी असली कंट्रोल किसका रहा? गवर्नमेंट का ही रहा, गवर्नर के थ्रू। सब कुछ गवर्नर के थ्रू था। इनको बस पागल बनाया गया था, हाँ आपको ये दे दिया, यहाँ पे बना लो। और उनमें से भी अगर गवर्नर या गवर्नमेंट को कुछ ठीक ना लगे तो कैंसिल कर देता था। अब बात करते हैं सेंटर में। सेंटर में दो हाउस का गठन हुआ, लोअर हाउस और अपर हाउस।
लोअर हाउस जिसको लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता था, जिसमें 41 जो मेंबर होते थे वो नॉमिनेट किए जाते थे गवर्नमेंट के द्वारा, और इसकी जो स्ट्रेंथ थी टोटल 141 थी। और जो अपर हाउस था जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट बोला जाता था, उसमें 26 मेंबर जो होते थे वो नॉमिनेटेड होते थे और 34 का इलेक्ट होके आते थे। द लेजिस्लेचर हैड वर्चुअली नो कंट्रोल ओवर द गवर्नर जनरल एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अब क्या है ना, वही बात आ गई ना कि जो भी सब्जेक्ट थे उधर घंटा कुछ नहीं होने का था किसी पे, उनके पास ना कोई पावर थी ना कुछ और थे, तो कोई कंट्रोल था ही नहीं गवर्नर जनरल के उसके ऊपर कि मिनिस्टर्स चाहे तो कुछ कर ले, ना ही उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो कानून क्या है ना लागू करती थी उधर भी ये कुछ नहीं कर सकते थे। ऑन द अदर हैंड जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास क्या था, अनरेस्ट्रिक्टेड कंट्रोल था, मतलब वो जो चाहे कुछ भी कर सकती थी। प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई मुद्दे हो, जो चाहे कुछ भी कर सकती थी, उनके पास हर तरह की पावर थी। जो कांग्रेस थी ना उसके पास कुछ नहीं छोड़ा था, कहने के बाद भी मतलब वैसे उनको बोल दिया कि हाँ आपके पास ये पावर है, लेकिन रियलिटी में कुछ था नहीं। द राइट टू वोट, और जो भी इलेक्शन के थ्रू होते थे ना, वो भी मतलब थोड़े से ही लोग होते थे जो इलेक्शन में भाग ले सकते थे उस टाइम पे। 1920 के अंदर लोअर हाउस के जो इलेक्शन होते थे जिसकी स्ट्रेंथ कितनी थी 144, उसमें 9,09,837 लोग ही भाग ले पा रहे थे। और जो अपर हाउस में तो उसमें तो कुछ था ही नहीं, देखो 17,334 लोग, इतने बड़ी पॉपुलेशन थी इंडिया की, लेकिन फिर भी इतने ही लोगों को अलाउ किया गया था। और ये भी मोस्टली वही प्रोविंसेस रहती थी जहाँ पे अंग्रेज़ों का ज़्यादा पकड़ थी। द इंडियन नेशनल कांग्रेस मेट इन अ स्पेशल सेशन एट बॉम्बे, फिर इन्होंने एक स्पेशल सेशन बुलाया कहाँ पे, बॉम्बे के अंदर 1918 के अंदर। उसके प्रेसिडेंट कौन बने थे, हसन इमाम। और यहाँ पे क्या कंसीडर किया गया था कि जो ये रिफॉर्म के प्रपोजल दिए गए ना, इनका इन्होंने कंडेम किया था कि भाई हम इससे डिसअपॉइंट है, इससे नाराज़ हैं, हम इससे सेटिस्फाई नहीं है। और डिमांड की थी किसकी, इफेक्टिव सेल्फ गवर्नमेंट की, कि हमको भाई हमारी गवर्नमेंट दे दो, हम अपने हिसाब से चलाएंगे, आपका कोई हमको किसी भी तरह का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। और जबकि कुछ कांग्रेस लीडर्स थे लाइक सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो कि फेवर में थे, चलो ठीक है गवर्नमेंट की बात मान लेते हैं, क्या पता आगे जाके हमको ये धीरे धीरे करके सेल्फ गवर्नमेंट दे ही दें। दे लेफ्ट द कांग्रेस एट दिस टाइम एंड फाउंडेड द इंडियन लिबरल फाउंडेशन। ठीक है, इन्होंने किसकी फाउंडेशन की, इंडियन लिबरल फाउंडेशन की, लिबरल फेडरेशन की फाउंडेशन किया, मतलब इसका गठन किया। और इनको क्या बोला गया, लिबरल्स। ठीक है, और इनका क्या था, इनका कुछ ज़्यादा बड़ा रोल तो नहीं रहा है इंडियन पॉलिटिक्स में। अब बात करते हैं रॉलेट एक्ट की। द गवर्नमेंट नाउ डिसाइडेड टू आर्म इटसेल्फ विद मोर फार रीचिंग पावर्स which went against the accepted principle of rule of law to be able to suppress those nationalists who refused to satisfied with the official norms। अब क्या था ना उस टाइम पे मिलिटेंट नेशनलिज्म भी था, जो भाई गोलियां चला देते थे, बम फेंक देते थे। अब गवर्नमेंट इसलिए क्या लेके आई, नई एक्ट लेके आई थी। ठीक है, इसमें क्या डिसाइड किया, डिसाइडेड टू आर्म इटसेल्फ। इसमें डिसाइड हुआ कि अगर जो भी गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी बोलेगा, या उनको अगर गवर्नमेंट से कोई भी सेटिस्फेक्शन नहीं है, या फिर उनके खिलाफ कुछ बोलेगा, छापेगा, या किसी भी तरह का कोई भी स्टेप उठाएगा, तो ये उसके खिलाफ कार्रवाई कर देंगे। और इसमें 1919 में इसको पास किया गया रॉलेट एक्ट को, जिसको हर एक जो इंडियन मेंबर था सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, उसने अपोज भी किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें क्या था ना, गवर्नमेंट क्या करती थी, गवर्नमेंट किसी को भी जेल के अंदर डाल सकती थी बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी कोर्ट के कन्विक्शन के। ठीक है, वो अपनी मर्जी से अगर उसको ये लगाना कि तुम लोग गलत कर रहे हो तो तुमको पकड़ेगी और जेल में डाल देगी। तो उसके बाद ना तो कोई आपकी एफआईआर होनी है, ना कुछ और, ना आपको कोर्ट का सीन है, कुछ सीन नहीं है, सीधा अंदर डालेंगे। और जो राइट ऑफ हेबियस कॉर्पस इसमें सस्पेंड कर देते थे कि आप कुछ कर नहीं सकते, किसी भी कोर्ट वगैरह में नहीं जा सकते, जो कि सिविल लिबर्टीज़ के अंडर में आता था। कहाँ पे, ब्रिटेन के अंदर। ब्रिटेन के अंदर इतने अच्छे अच्छे कानून है, लेकिन उनका इंडिया के अंदर कोई कुछ लागू नहीं करते थे। महात्मा गांधी एज्यूम लीडरशिप, द रोलेट एक्ट केम लाइक अ सडन ब्लो। देखो जैसे ही रोलेट एक्ट आया, जो भी सीन हुए, महात्मा गांधी ने लीडरशिप अपने हाथ में ले ली। ठीक है, टू द पीपल ऑफ इंडिया प्रोमिस्ड एक्सटेंशन ऑफ डेमोक्रेसी ड्यूरिंग द वार, द गवर्नमेंट स्टेप अपीयर टू बी द क्रूशियल जॉब। अब क्या था ना, पहले तो ये कह रहे थे कि हम आपको
धीरे धीरे करके गवर्नमेंट आपके हाथों में सौंपते रहेंगे, ऊपर से रोलैक एक्ट ले आए। मतलब एक तरह से तो मजाक हो गया ना लोगों के साथ में। इट वॉज लाइक ए हंग्री मैन, ये तो बस ऐसे ही है कि पागल बना दिया, भूखे को ब्रेड दे के और वो हाथ में से छीन ली, या फिर ऐसा ही कि भाई दे के भी पत्थर के जैसे दे दिया। मतलब यही कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। गांधी जी और अब उनके आइडियाज़ के बारे में बात करते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी, एम के गांधी, इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में, 1869 में। कहाँ पे? पोरबंदर, गुजरात के अंदर। आफ्टर गेटिंग हिज लीगल एजुकेशन इन ब्रिटेन, ब्रिटेन के अंदर इनको लीगल एजुकेशन, लॉ की इन्होंने पढ़ाई की थी। फिर ये चले गए साउथ अफ्रीका में उसकी प्रैक्टिस करने के लिए। किसकी? लॉ की। वहाँ पे जाके इन्होंने देखा ना कि वहाँ पे रंग भेद की राजनीति हो रही है, लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, उनको बुरी तरह से रखा जाता है इंडियंस को, ठीक है। और जो साउथ अफ्रीकन कॉलोनीज़ है ना, उनके अंदर बहुत ही बुरे हालात में रखा जाता है। वहाँ पे कोई प्रॉपर सैनिटेशन नहीं थी, किसी भी प्रकार की कोई सुख सुविधा कुछ भी नहीं थी। मतलब जानवरों की तरह इंडियंस के, जो भारतीय जो मजदूर थे ना वहाँ पे, उनको ऐसे रखा जाता था कि इनके द्वारा जो मर्चेंट थे, जो बिजनेसमैन थे, उनसे काम, भारतीय मजदूरों, इंडियंस मजदूरों के द्वारा काम करवाया जाता इन मर्चेंट के द्वारा। और इनको बहुत गंदे तरीके से रखते थे, और इनको राइट टू वोट भी नहीं था वहाँ पे। और ऊपर से इनसे तरह तरह के टैक्स भी लेते थे। मतलब कुछ बचत होती नहीं थी, और इतनी गंदे व्यवहार करते थे उनके साथ। ये देख के उनसे रहा नहीं गया, और उन्होंने फिर वहाँ पे भी अपना सत्याग्रह स्टार्ट कर दिया। गांधी जी सून बिकम द लीडर ऑफ द स्ट्रगल अगेंस्ट दिस कंडीशन ड्यूरिंग 1893। 1893 से 1914 तक ये लगे रहे वहाँ पे, स्ट्रगल करते रहे। इनको 2 डिकेड लग गए, करीबन 20 साल के राउंड, ये लड़ते लड़ते तब जाके इनको वहाँ पे जीत मिली थी। और किस टेक्निक से जीत मिली थी? सत्याग्रह से, कि भाई सत्य का साथ देंगे, हम कोई लड़ाई नहीं करेंगे, नॉन वायलेंस के थ्रू। और ये फिर भारत आए 1915 में, जब इनकी उम्र कितनी थी? 46। और इन्होंने जो अपना पूरा साल था पहले तो इंडिया में घूमने में लगाया, कि देखने में कि इंडिया की कंडीशन क्या है, यहाँ के लोगों के साथ क्या हो रहा है, क्या बुरा है, क्या करना चाहिए। और तब जाके 1916 के अंदर इन्होंने अपना जो आश्रम है, साबरमती आश्रम, उसको बनाया। कहाँ पे? अहमदाबाद में। किनके साथ मिलके? अपने कुछ दोस्तों और जो इनके फॉलोअर्स थे उनके साथ मिलके। वो भी किस में बिलीव करते थे? ट्रुथ, सच्चाई और नॉन वायलेंस, कि भाई शांति प्रिय तरीके से अपनी जीत को हासिल करने में। अब इन्होंने सबसे पहले स्टेप कहाँ उठाया? चंपारण सत्याग्रह 1917 के अंदर जो हुआ था वहाँ पे। गांधी फर्स्ट ग्रेट एक्सपेरिमेंट इन इंडिया विद सत्याग्रह। इंडिया के अंदर जो पहली बार जो गांधी जी ने सत्याग्रह किया था वो चंपारण में किया था। कहाँ पे? बिहार डिस्ट्रिक्ट के अंदर 1917 के अंदर। क्यों किया था? क्योंकि वहाँ के जो मजदूर थे या किसान थे, उनको कहा जाता था नील की खेती करने को। इसके द्वारा जो यूरोपियन प्लांटर्स थे, जो यूरोप के जो बिजनेसमैन थे, जो यहाँ पे आके इनसे खेती करवाते थे कि भाई आप है ना नील की खेती करो। और नील की खेती क्या कर देती थी ना, एक बार अगर आपने ज़मीन पे बो दी ना, फिर वो ज़मीन किसी लायक नहीं रहती थी, बंजर हो जाती थी। और ये क्या कहते थे, कम से कम 20 में से 3 हिस्सों पे आपको अपनी नील की खेती करनी पड़ेगी। और इनका जो दाम होता था ना खरीदने का, ये भी अपने मनमाने तरीके से, अपने मनमाने दाम पे लोगों से खरीदते थे। तो एक तरह से तो किसान की मार आ गई थी ना, वो तो दोनों तरफ से मर रहा था। ना तो उसको अच्छा दाम मिल रहा था, ना उसकी ज़मीन बच रही थी, क्योंकि आगे के लिए तो उस पर कुछ बनने वाला है नहीं, तो वो ख़त्म, वो फिर आगे भूखा ही मरेगा। सिमिलर कंडीशन हैड प्रिवेल्ड अर्लियर इन बंगाल। और बंगाल का ये हिस्ट्री रहा है, वहाँ पे पहले भी ऐसा रहा था। लेकिन तब के लोग उस टाइम पे इकट्ठा होके, और जो उस टाइम पे जो भी प्लांटर्स थे, जो भी बिजनेसमैन आए थे ना ये करवाने वाले, खेती करवाने वाले, उनके खिलाफ जा खड़े हुए थे और उनको भगा दिया था। तब तो वो बच गए थे, लेकिन ये फिर कुछ टाइम के बाद में फिर आ गए। और गांधी जी के बारे में सबको पता ही था, ठीक है। ये काफ़ी पॉपुलर हो गए थे जो इन्होंने साउथ अफ्रीका में किया था उसकी वजह से। इसलिए उस टाइम के जो जितने भी गरीब मजदूर थे, किसान थे, उन्होंने गांधी जी को के पास गए और उनसे हेल्प मांगी कि आप प्लीज़ चंपारण आइए और हमारी कंडीशन देखिए और हमारी मदद कीजिए। और उन कौन कौन गए थे उस टाइम पे? बाबू राजेंद्र प्रसाद, मजहर उल हक, जेबी कृपलानी, नरहरि परेख और महादेव देसाई। गांधी जी फिर उनके साथ कहाँ पहुँचे? 1917 के अंदर चंपारण में पहुँचे, और उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया? अपना इंक्वायरी स्टार्ट कर दी कि भाई यहाँ की कंडीशन क्या है, चल क्या रहा है यहाँ पे।
द इन्फ्यूरिएटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल ऑर्डर्ड हिम टू लीव चंपारण। उन्होंने जो वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स थे उनको पता लग गया था कि गांधी जी यहाँ पे आए हुए और वो क्या करने वाले, इसलिए वो जल्दी जल्दी में तुरता फुर्ती में आए और गांधी जी को बोला कि आप यहाँ से चले जाइए, अगर आपने ऑर्डर नहीं माना तो आपको ट्रायल्स का मतलब आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन गांधी जी इस चीज़ से भी नहीं डरे, ठीक है भाई डाल दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। और फिर लास्ट में गवर्नमेंट प्रेशर में आ गई और उन्होंने ये जितने भी ऑर्डर्स थे वो कैंसिल करने पड़े, और ऊपर से एक कमेटी बैठाई गांधी जी के कहने पे कि ठीक है हम इस मामले में देखते हैं, जो भी ये यूरोपियन है इनके बारे में देखते हैं कि भाई क्या कुछ हो सकता है। और इसके अंदर खुद गांधी जी एज ए मेंबर बने कि इस कमेटी के अंदर मेंबर मैं भी रहूँगा, कहीं कुछ गलत ना हो। और लास्ट में जाके ये जीत गए थे वहाँ पे। फिर बात करते हैं अहमदाबाद मिल स्ट्राइक की। 1918 के अंदर महात्मा गांधी जी ने फिर से ये अपना काम स्टार्ट किया। अब कहाँ किन की मदद करने पहुँचे हैं, अहमदाबाद में गए। वहाँ पे क्या था ना, वहाँ के जो वर्कर्स थे और जो मिल के जो ओनर थे, जो मालिक थे, उनके बीच में थोड़ी सी मतलब खटपट चल रही थी, उनका मतलब आपसी कोई मतभेद चल रहा था, जिस वजह से जो वर्कर्स थे वो चले गए थे स्ट्राइक पे। और उनकी क्या डिमांड थी कि जो हमारा ये जो तनख्वाह देते हो उसमें 35% की वृद्धि करी जाए, उसको 35% बढ़ाया जाए, हमारी जो सैलरी है उसको बढ़ाया जाए। बट ही इंसिस्टेड, अब गांधी जी वहाँ पे गए, गांधी जी ने क्या कहा ना कि ही इंसिस्टेड दैट द वर्कर शुड नॉट यूज़ वायलेंस अगेंस्ट द एम्प्लॉयर्स ड्यूरिंग द स्ट्राइक। अब यहाँ पे क्या है ना, गांधी जी ने बोला वर्कर्स को कि आप है ना जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं कंपनी के अंदर, आप उनके ऊपर ना तो किसी प्रकार की भाई मार कुटाई कुछ नहीं करनी है, कोई लड़ाई वड़ाई नहीं करनी, आपको जो चाहिए वो आपको शांति से मिलेगा। और इसलिए ये खुद भी इन्होंने आमरण अनशन कर दिया कि भाई मैं कुछ भी खाऊं पीऊँगा नहीं जब तक आप इनकी बातें नहीं मानोगे वर्कर्स की। और वहाँ पे स्ट्राइक में उनके साथ बैठ गए। अब इनके जो अनशन था, इसकी वजह से जो जितने मिल ओनर्स थे वो आ गए प्रेशर में। ठीक है, और चौथे दिन आके वो गांधी जी की बात मानने को हो गए रेडी कि ठीक है भाई हम इनको 35% जो इनके जो हम देते हैं ना इनको मजदूरी, उसके अंदर बढ़ावा दे दें। क्या सीन था ना कि जो एम्प्लॉय थे कंपनी के अंदर वो भी सेम काम करते थे, और जितने भी ये भाई डेली वेजेस वर्कर थे जो काम करने आते थे कंपनी में वो भी सेम काम करते थे, लेकिन जो तनख्वाह थी वो दोनों की अलग थी। एम्प्लॉयज़ की तो ज़्यादा होती सेम काम की, और जो वर्कर्स थे उनकी कम थी, इसलिए वर्कर चले गए स्ट्राइक पे। और उन्होंने बोला कि हमारी भी सैलरी 35% बढ़ा दो एटलीस्ट, है ना, कि भाई अगर आप बराबर नहीं कर रहे तो 35% तो बढ़नी चाहिए। और ये बात सही भी थी, इसलिए गांधी जी ने इनका साथ दिया। और फिर चौथे दिन आके जितने भी ये मिल ओनर्स थे इनको इनकी बात माननी पड़ी। और फिर 1918 के अंदर एक सीन और हुआ, वो था खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात के अंदर। वहाँ के जो किसान थे उनकी जो फसलें थी वो हो गई ख़राब, और लेकिन गवर्नमेंट फिर भी नहीं मान रही थी। गवर्नमेंट कह रही थी हमको तो फिर भी जो ज़मीन है ना उसका रेवेन्यू चाहिए, वहाँ का जो टैक्स है वो चाहिए और पूरा चाहिए। और गांधी जी इस चीज़ के लिए इस चीज़ के खिलाफ थे और उन्होंने इस चीज़ को सपोर्ट नहीं किया। एक मिनट। हाँ जी, तो गांधी जी इस चीज़ के खिलाफ थे, और गांधी जी ने एडवाइस किया जितने भी मज़दूर थे किसान थे कि आप है ना अपनी जो पेमेंट है उसको रोक लो, और जब तक हमारी डिमांड ना मानी जाए हम कोई भी टैक्स वैक्स नहीं देंगे। और लास्ट में क्या हुआ ना, गवर्नमेंट के साथ में गांधी जी का एग्रीमेंट हुआ कि भाई हाँ रेवेन्यू उन्हीं से लिया जाएगा, उन्हीं किसानों से लिया जाएगा जो अफोर्ड कर सकते हैं। और इस चीज़ के अंदर गांधी जी के साथ में कौन रहे थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि सबसे यंग थे उस टाइम पे, जो गांधी जी के फॉलोअर्स रहे हैं खेड़ा सत्याग्रह के अंदर। तो ये था हमारा पार्ट 1, और पार्ट 2 नेक्स्ट क्लास के अंदर हम करने जा रहे हैं। और 2 ही पार्ट हैं इस क्लास के, ज़्यादा बड़ा है नहीं। नेक्स्ट क्लास भी आई थिंक 30-35 मिनट्स की ही रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगी, और इसके साथ हमारे 13 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये था आज की क्लास। अगर कोई कमी हो, कोई गलती हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।